साथियों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर एप्लीकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलो बच्चों, फटाफट सभी के सभी बच्चे जो है इस सेशन के साथ जुड़ जाइए ताकि आज की जो क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ कर सके। मैं आशा कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बढ़िया ढंग से एग्जामपुर के साथ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। चलिए, तो सभी बच्चे जो हैं सभी को जय हिंद है, सभी को राम राम है, सबको राधे राधे है। फटाफट सारे के सारे आ जाओ ताकि आज की ये जो क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ कर सकें। ठीक है, चलो। अब कल की क्लास में हमारी बात जो हो रही हुई थी, ये बात हमने कहाँ पर किया हुआ था? हमारी बात जो चल रही हुई थी विटामिन से बात हो रही हुई थी। और आपको ध्यान है कि हमने यहाँ पर कहाँ पर बात किया हुआ था? विटामिन B6 तक हमने बात अपनी कर रखी थी, पायरिडॉक्सिन तक बात हमारी हो गई हुई थी। तो आज जो है विटामिन B7 से हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट सारे के सारे आ जाओ। ठीक है, चलो। तो फिर आज बात करते हैं कहाँ से बच्चों? विटामिन B7 से। विटामिन B7, ठीक है। B7 जिसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं बच्चों? विटामिन H के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में आज हमें बात करनी है। चलो फटाफट सारे के सारे आ जाओ, सभी के सभी आ जाओ फटाफट। फिर बाद में कहते हो कि सर ये छूट रहा है। और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अनर्गल बातें नहीं करनी है। कुछ भी नहीं समझ में आए उसके लिए कमेंट करना, स्पैम मत करना। जितने भी लैपटॉप से देखने वाले साथी हैं स्पैम मत किया करो। जो हमारे सेलफोन पे देखने वाले साथी हैं उनको दिक्कतें हो जाया करती है। तो सबके सब दिल लगा के पढ़ो, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट करो, ठीक है। टॉपिक रिलेटेड कोई भी बातें नहीं समझ में आती है कमेंट करो, ठीक है। चलो चलो, तो आज बात करते हैं विटामिन B7 की, जिसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। आप सबको पता है कि इसका जो केमिकल नेम हो जाता है यह क्या हो जाता है? बायोटीन हो जाता है बच्चों। बायोटीन के नाम से इसको जानते हैं। बायोटीन के नाम से जानते हैं। और बी परिवार से है तो किस तरीके का है? ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये भी आपको जानकारी है। कैसा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है ये। जल में घुलनशील है ये, ठीक है बालक। हाँ, बायोटीन B7 जी शिवांगी। अब बात करते हैं कि ये जो B7 विटामिन है इसके डिस्कवरर कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है? डिस्कवरर की बात कर लेते हैं। खोजकर्ता कौन है? तो इसका खोजकर्ता में दो लोगों का नाम आता है। एक का नाम है कोगल और दूसरे का नाम है टोनिस। टोनिस, कोगल तथा टोनिस। कोगल और टोनिस महोदय के द्वारा कब बालक? 1936 में इस विटामिन को खोजा गया। तो कोगल और टोनिस महोदय के द्वारा 1936 में इस विटामिन को खोजा गया। हाँ, कोगल और टोनिस, ठीक है, बिल्कुल 1936 में। अब बात करते हैं कि ये जो विटामिन है बच्चों, इस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज देखने को मिलता है? डिजीज की बात करते हैं, रोग की बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर इस विटामिन को कई जगहों पर काम करता है। जो कॉमन है कि क्या हो जाता है? जो हेयर फॉल होता है, बालों का झड़ना या बालों का गिरना या बालों का टूटना जो होता है, इस विटामिन की कमी को बताता है। साथ ही साथ अगर इस विटामिन की शारीरिक दर्द जो होता है, बहुत सारे लोग शारीरिक दर्द का बात करते हैं, बॉडी एक की या बॉडी पेन की बात करते हैं। एक तो हो जाता है कि शरीर के किसी भाग में चोट लगी तो वहाँ दर्द हो जाता है। एक ऐसा होता है आकस्मिक ही पूरे शरीर में दर्द होता है तो उसके लिए भी हो जाता है। और अगर अत्यधिक कमी इस विटामिन की हो जाए तो लकवा जैसे लक्षण, पैरालिसिस टाइप ऑफ इंडिकेशन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं इसके हमारे पास रोग। तो हेयर फॉल लिख लो, हेयर फॉल, ठीक है। बॉडी पेन हो गया,
एंड पैरालिसिस टाइप ऑफ इंडिकेशन, पैरालिसिस टाइप ऑफ इंडिकेशन, लकवा जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, पैरालिसिस टाइप ऑफ इंडिकेशन। तो क्या हो गया बच्चों, बालों का गिरना हो गया, बालों का गिरना हो गया, शारीरिक दर्द हो गई तथा लकवा जैसे लक्षण, लकवा जैसे लक्षण, पैरालिसिस टाइप ऑफ इंडिकेशन। ठीक है सर, इन साइंटिस्ट का ईयर याद करना पड़ेगा। देखो एनडीए के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जरूर याद रख लिया करो, क्योंकि यूपीएससी जब पेपर बनाता है, कल भी मैं आपको बता रहा था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब बनाता है तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए याद रखना पड़ेगा। एंड बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लर्निंग। ठीक है, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में दिमाग का खेल ज़्यादा है, वहीं पर बायोलॉजी में जो है वो रटने का खेल ज़्यादा है बाबू। तो रटने का खेल इसमें ज़्यादा होता है, तो याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या है, सोर्सेस क्या क्या है। सोर्सेस क्या क्या हैं, स्रोत देखिए, मांस है, अंडा है, दालें हैं, दूध है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। सीरियल्स भी लिख सकते हो, अनाज में भी मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स। हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां। तो ये सारे क्या हैं, कुछ इसके प्रमुख स्रोत हैं किसके, विटामिन B7 के। ठीक है, लिवर, मिल्क, नट्स, हाँ बिल्कुल 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 शिवानी, ये सारे जो हैं इसके कुछ हमारे पास क्या हैं, प्रमुख स्रोत हैं। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए इधर उधर की बातों में मत लगिए, अभी अभी आप लोगों को समझाया, ध्यान से पढ़िए आप सभी के सभी लोग। चलिए अब बात करता हूँ अगले विटामिन की, ये क्लियर है, अगले पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B9 की, विटामिन B9 की। इसका केमिकल नेम हमें पता है, फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल होता है। बी परिवार से है तो कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा। जल में घुलनशील हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा, हाँ फॉलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो विटामिन है, इस विटामिन के डिस्कवरर कौन है, डिस्कवरर कौन है, खोजकर्ता कौन है। ठीक है, बताओ, कमेंट करो फटाफट। इसके लूसी वेल्स, बहुत बढ़िया, 1934। एनीमिया हो जाता है, सोर्स पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग। बहुत बढ़िया आलोक कुमार साहब, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। लूसी वेल्स के द्वारा इसको खोज किया गया हुआ है 1934 में, बहुत बढ़िया। लूसी वेल्स, लूसी वेल्स 1934। ठीक है, और डिजीज भी आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, एनीमिया हो जाता है। डिजीज भी कौन सा, बिल्कुल सही आप लोगों ने इसको बताया है, रोग हो जाता है एनीमिया। यहां पर एक चीज जरा आप लोग ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे लिखूं विटामिन B6, B9 और B12,
और कहूँ कि इनके बीच कुछ रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे कि सर 3-3 का गैप दिखाई दे रहा है। ये तीनों विटामिन के लिए कॉमन रोग आपको एनीमिया याद रख लेना है। एनीमिया इनमें कॉमन याद रख लेना है, इन विटामिनों की कमी से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ 3-3 का गैप है। B6, B9, B12 एनीमिया तीनों के लिए याद रख लेना है। मेगाब्लास्टिक ब्लडलेस, हाँ मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी इसको कहा जाता है। ब्लड लॉस हो रहा है तो सिंपल सा ध्यान में रखा कीजिए कि क्या है, एनीमिया है बच्चों। अब बात करते हैं कि इस विटामिन के सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं। स्रोत देखिए आपके पास पल्सेस हैं, दालें हैं, मीट है, मांस है, मिल्क है, दूध है, सीरियल्स हैं, अनाज है, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां इत्यादि। ये सारे क्या हैं, इस विटामिन के आपके पास सोर्सेस हैं। हाँ, कॉमन ध्यान में रख लेना है, इसमें एनीमिया होती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सोयाबीन, हाँ ठीक है, सोयाबीन भी स्नेहा शर्मा इसका स्रोत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो होंगे आपके पास इसके स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो B9 की बात आपने कर लिया। बी परिवार से अंतिम विटामिन को देखते हैं जो हमारे पास है, B12, विटामिन B12। विटामिन B12 केमिकल नेम आप सबको पता है, साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। तो साइनोकोबालामीन जो हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, B12 का केमिकल नेम हो जाता है। ठीक है, B12 का केमिकल नेम हो जाता है साइनोकोबालामीन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास विटामिन B12 है, क्रोफुट हॉजकिन ने इसको 1964 में देखा था। बहुत बढ़िया आलोक कुमार साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्रोफुट हॉजकिन, ठीक है, 1964 में। तो ये जो हमारे पास है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील। डिस्कवरर जो हैं खोजकर्ता, ये हैं क्रोफुट हॉजकिन। किंग 1964, क्रोफुट हॉजकिन। ठीक है, तो क्रोफुट हॉजकिन के द्वारा किया गया। कोबाल्ट होता है इसमें, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोबाल्ट हो जाता है, सूरज कुमार साहब बिल्कुल सही है। साइनोकोबालामीन, वाटर सोल्यूबल, क्रोफुट हॉजकिन, 1964। डिजीज एनीमिया, सोर्सेस फिश, एक पल्सेस मीट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया विवेक। ठीक है, तो डिजीज जो हो गई बता ही दिया है, कॉमन है, आप लोगों को याद रख लेना है, एनीमिया। अब बात करते हैं सोर्सेस की। स्रोत इसके क्या क्या हैं, तो मीट, एग, पल्सेस, फिश, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। ठीक है, मांस हो गया, अंडा हो गया, दालें हो गई, मछली हो गया, अनाज हो गया,
दूध हो गया, सब्जियां हो गई। तो ये सारे क्या है, इसके प्रमुख स्रोत हैं B12 के। ठीक है, B11 B9 का पार्ट है क्या? देखो एक बात ध्यान में रखा करो कि जो B11 है, इस B11 को ही B12 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो B9 है, एक चीज क्लियर कर लीजिए आप सभी के सभी लोग, B9 को कुछ किताबों में B10 लिख देते हैं और B11 को B12 के नाम से जाना जाता है। तो इससे आप दिग्भ्रमित मत होइएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों को बोर्ड पे भी लिख देता हूं बच्चों, ताकि आप लोग ध्यान में रखेंगे कि B9 को बहुत जगहों पर, बहुत किताबों में B10 लिख दिया जाता है और B11, 11 विटामिन होते हैं, लेकिन B11 को B12 के नाम से जाना जाता है, साइनोकोबालामीन कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग अपने ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसको स्टडी किया गया हुआ है और इस तरीके से इसके नाम दिए गए हैं, तो हमें एज इट इज इसको लेके चलना है, एज इट इज इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जो बी परिवार के विटामिन हैं, इनके विषय में हमने बात कर लिया हुआ है। तो रेस्ट जो विटामिन हैं, आइए उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब इस कड़ी में हम लोग कहाँ पर चलेंगे बच्चों? विटामिन सी के तरफ चलेंगे। हाँ, दूध, अंडा, मांस, मछली, बस दूध को सी में मत रखिएगा, बाकी दूध को हर जगह रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों। डीएनए सिंथेसिस में भी मदद करता है, बहुत बढ़िया। फॉलिक एसिड मदद करता है। ठीक है, B9 मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना है। डीएनए सिंथेसिस में भी मदद करता है, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर जो आप लोगों को चलना है, अब बात कर लेना है विटामिन सी से। तो विटामिन सी आप सबको परिचित है कि इसका केमिकल नेम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है बच्चों, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। बी और सी कैसे थे? वाटर सोलेबल विटामिन थे, तो कैसा होगा? जल में घुलनशील हो जाएगा, वाटर सोलेबल विटामिन हो जाएगा। जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये चीज ध्यान में आप रख लीजिएगा। डीएनए सिंथेसिस, B9 फॉलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, अच्छा चलिए। और कई बार आप लोग एक और बात देखते हैं, एक और देख लीजिए, एक और यहाँ पर चलिए, एक और डिजीज मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ये भी पेपर में पूछा गया हुआ है। एक यहाँ पर लिख लीजिएगा, B12 में एक एनीमिया जो लिखे थे, एक बर्निंग फिट सिंड्रोम लिख लीजिए बाबू, बर्निंग फिट सिंड्रोम लिख लीजिए, फिट सिंड्रोम। ठीक है, बर्निंग फिट सिंड्रोम लिख लीजिए। ठीक है, ये सवाल भी पूछा गया है, मुझे ध्यान आ गया कि बर्निंग फिट सिंड्रोम जो है यह किस बीमारी के, यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12, बर्निंग फिट सिंड्रोम। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर B12 वाले में। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग बात कर रहे थे, विटामिन सी की बात कर रहे हुए थे, विटामिन सी की बात कर रहे थे, तो जल में घुलनशील विटामिन है। डिस्कवरर की बात करते हैं कि ये जो विटामिन है, इस विटामिन को डिस्कवर किसने किया हुआ है? सर कल की छुट्टी रहेगी क्या? अभिषेक भाई, अभी इसके विषय में मेरे को खबर नहीं है, अगर इसके विषय में कोई खबर होगी तो इसकी सूचना आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। अभी मुझे कुछ खबर नहीं है कि कल की छुट्टी है कि नहीं है बाबू। तो देखो, इसके जैसे ही सूचना मिलती है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। डिस्कवरर की बात करते हैं कि खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स लिंट नाम के व्यक्ति ने, किसने बच्चों? जेम्स लिंट नाम के व्यक्ति ने 1753 में सबसे पहले इस विटामिन के विषय में बताया हुआ था। जेम्स लिंट, जेम्स लिंट। ठीक है, जेम्स लिंड याद रखिएगा, इस व्यक्ति ने बात किया था।
हाँ, वो तो इसके सिंथेसिस के लिए नोबेल प्राइज इनको मिला है ना। बर्निंग फिट सिंड्रोम क्या होता है, शिवम शर्मा कह रहे हैं। देखो इसमें ध्यान में रखा करो, इसका नाम जो है बिल्कुल उसी के आधार पर है। पैर जो होता है, पैर के जो तलवे होते हैं, इसमें जलन सी महसूस होती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बर्न। बर्न का मतलब क्या होता है, जलन। फिट का मतलब हो गया है पैर, तो बर्निंग फिट सिंड्रोम दिया गया हुआ है इसका नाम बाबू। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, जेम्स लिंड दिया गया हुआ है, डिस्कवरी। हाँ, अब बात करते हैं कि ये तो आप सब लोगों ने इसका सही जवाब दिया हुआ है कि इसमें डिजीज कौन सा हो जाता है, तो बिल्कुल आप सब लोगों को याद है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। और ये जो स्कर्वी रोग है, ये किस चीज का रोग है, मसूड़ों का रोग है, गम्स। मसूड़े जो होते हैं, इन मसूड़ों में सड़न होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते डेंटल डीके होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो हो जाता है, आप ध्यान में इसको रखा कीजिए। ठीक है, क्या लिखे हो, 1953 किस चीज का, अच्छा हाँ 1953, ठीक है, सॉरी 1953। क्या करोगे, उम्र हो गई है बाबू। ठीक है, इट इज यूज फॉर कोलेजन इंफॉर्मेशन। ठीक है, सर आपके स्टूडेंट ने खुद के पैसों से फॉर्च्यूनर लिया। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है भैया, फॉर्च्यूनर ली हुई तो है। आप भी उस योग्य बनिए कि आप लोग भी क्या कीजिए कि जो है इस तरह की चीज़ों को लेकर आइए। लाइफ में गाड़ी खरीदना कौन सी बड़ी बात है, आप लोग को भी ईश्वर वहां तक पहुंचाए। वाटर सॉलेबल के सब में कहाँ है सलमान भाई, वाटर सॉलेबल तो बी और सी में ही है। अब उससे पहले जितना पढ़ रहे थे सब बी परिवार के थे, तो सबको वाटर सॉलेबल ही तो लिखूंगा, चाहे B1 है, चाहे B2 है, चाहे B3 है। बी और सी मोटे तौर पे याद रखा कीजिए। बी और सी जो है, ए में कहाँ लिखा था, ए में तो आपको लिखा था फैट सॉलेबल है कि नहीं। एल्बर्ट एस्जेंट गियोर्गाई, यही एल्बर्ट एस्जेंट गियोर्गाई इसके नहीं है, उसके किसके है मैंने आपको बताया हुआ था। इसमें जेम्स लिंड का नाम आता है। स्कर्वी हो गया। बात कर लेते हैं इसके सोर्सेस क्या हैं। स्रोत देखिए इसके क्या क्या हैं। स्रोत जो हैं इसके हमारे पास हैं, आप देखिए सोर्सेस क्या क्या हैं। तो सोर्सेस में आ जाते हैं आपके पास, सबसे बड़ा इसका जो स्रोत है वो गूसबेरी है, आंवला है। गूसबेरी, आंवला, लेमन है, नींबू है, ऑरेंजेस हैं, संतरा है, एंड ऑल जूसी सॉर फ्रूट्स। सभी खट्टे रसदार फल जो होते हैं, मूल रूप से याद रखिए, सभी खट्टे रसदार फल जो होते हैं इसके स्रोत होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसको याद रखिएगा, आंवले के अंदर, गूसबेरी के अंदर सबसे ज्यादा इसको पाया जाता है। सबसे इसका जो बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा जो होगा, ध्यान में रखा कीजिए, इसका स्रोत जो होगा वो स्रोत क्या हो जाएगा आपके पास, आंवला होगा। तो इसको बार बार पूछा जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो खट्टे रसदार फल जो हो जाते हैं इसके स्रोत हो जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। बहुत बढ़िया स्नेहा जी। ठीक है, अब चलो अब बात करेंगे अगले विटामिन की, जो कि है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी की बात करते हैं। ये जो विटामिन होता है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल हो जाता है, कैल्सीफेरॉल। अब ये किस तरह का विटामिन है, ये एक फैट सॉलेबल विटामिन है, फैट सॉलेबल विटामिन है, वसा में घुलनशील है ये। ठीक है, तो ये जल में नहीं बल्कि वसा में घुलनशील ये विटामिन है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो विटामिन हो जाता है,
कैल्सीफेरॉल, हाँ, इसमें भी ध्यान में रखिएगा मैकुलम का नाम आता है। मैकुलम साहब ने इसको डिस्कवर किया। जब भी मैकुलम का नाम आएगा तो 1913 आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, आप सबको याद रख लेना है। तो इसके जो खोज करता है बच्चों, डिस्कवरर जो है, इसमें नाम आ जाता है मैकुलम का। आपको बताया हुआ था सबसे ज़्यादा विटामिन जो हैं इनमें खोज में सबसे बड़ा व्यापक रोल आ जाता है मैकुलम का। मैकुलम साहब जो हैं इन्होंने बहुत सारे विटामिन को देखा था। आपने देखा था ए के अंदर भी हमने बात किया, डी के अंदर भी बात किया है कि नहीं? हाँ, मैकुलम ने इसको डिस्कवर किया हुआ है। बहुत बढ़िया। अरे बिल्कुल, आप सबके साथ आशीर्वाद है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सबके साथ आशीर्वाद है, लेकिन केवल मेरे आशीर्वाद से काम थोड़े चलेगा। अब मैं भी सोच लूँ कि मैं अपने घर पे बैठा रहूँ और मेरा परिवार जो है, मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, इन सब का भोजन चलता रहे तो नहीं चलेगा ना बच्चों। तो मैं भी देखो आप लोगों के बीच, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर स्टूडियो है, इस सर्दी के मौसम में भी मैं आता हूँ और आप लोगों के साथ काम करता हूँ। तो कर्म तो करना पड़ेगा, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, केवल आशीर्वाद से तो काम नहीं चलेगा। आशीर्वाद तो सदैव आप लोगों के साथ है। तो बस बढ़िया पढ़िए, बढ़िया पेपर निकालिए। आपके माता पिता, आपके परिवारजनों, आपके गुरुजनों, आपके समुदाय ने जो आपके लिए सपने देख रखे हैं, सबके सपनों को आप लोग साकार कीजिए, लेकिन इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको केवल रास्ता बता सकता हूँ, बाकी तो उस रास्ते पे चलना नहीं चलना आप लोगों की बस की बात है। अब देखो, इसको ध्यान से एक चीज़ को समझ लो, एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। कई बार हम लोग कहते हैं कि सर इसका सोर्स जो है वो सनलाइट है। एक्चुअली में होता क्या है, आपकी ये जो त्वचा है, इस त्वचा में इगेस्ट्रॉल नाम का पदार्थ पाया जाता है, और सनलाइट जो होता है ये एक कैटलिस्ट का काम करता है, ये एक कैटलिस्ट का काम करता है। और सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो इगेस्ट्रॉल होता है बच्चों, ये कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। तो हम लोग छोटे क्लास में इतना टेंशन नहीं लेते थे, छोटे क्लास से डायरेक्ट पढ़ा कि गुरु सनलाइट है तो सनलाइट में हमें विटामिन डी मिल जाएगा, वो भी सुबह की। अब दोपहर के 3 बजे जाके छत पे बैठ जाओ और कहो कि विटामिन डी ले रहे हैं, तो पता चलेगा विटामिन डी तो नहीं होगा, लेकिन रेडिएशन के आप शिकार हो जाएंगे, त्वचा कैंसर जैसी चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी। तो सनलाइट जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है। और 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। बहुत बढ़िया, ऑस्टियोमलेशिया, बहुत अच्छे पप्पू कुमार जी। डिजीज़ की बात करते हैं तो 2 डिजीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। इससे डिजीज़ की बात करोगे मेरे प्यारों, तो इससे 2 चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। रोग की जब बात आप लोग करोगे तो अगर बच्चों के लिए पूछा जाए तो रिकेट्स, और ये सारे हड्डियों से बीमारी जनित बीमारियां हैं। बच्चों में पूछा जाए तो रिकेट्स याद रख लेना है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। चलो यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को दिग्भ्रमित आप ना हो बच्चों में। लेकिन बच्चों में, अगर वयस्कों में पूछा जाए तो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, ये 2 बीमारियां आपको ध्यान में रख लेना है वयस्कों में। तो वयस्कों में क्या हो गई बच्चों? ऑस्टियोमलेशिया हो गई। ठीक है। विटामिन सी ह्यूमन बॉडी में होता है सर, ध्यान में रखा कीजिए एसके जी, हर एक विटामिन की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो होती है आपका लिवर स्टॉक करके रखता है। विटामिन कोई हमारा शरीर तो बना नहीं रहा हुआ है, बाहर के जो भोज्य पदार्थ आप देख रहे हैं उससे आ रहा है। तो ये चीज़ एक दिग्भ्रमित हो जाते हैं कई सारे लोग कि सर विटामिन जो होता है हमारे शरीर में, याद रखा कीजिए लिवर एक तरीके से क्या है, आपके शरीर का स्टोर रूम है हर चीज़ की, केवल विटामिन की नहीं बाबू, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो होता है ये अपने पास स्टॉक में रखता है। जब कभी उस चीज़ की कमी होती है तो ये इस अपने स्टॉक वाली चीज़ को उपयोग करता है। तो इसलिए कई जगहों पर लिख दिया जाता है कि लिवर में पाया जाता है। लिवर स्टॉक करके रखने वाला है, आपके शरीर का सबसे जो है विचित्र अंग है, सबसे संवेदी अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। बालों में डंड्रफ क्यों होते हैं भैया? बालों में डंड्रफ के पीछे ये चीज़ें हैं कि जो स्काल्प है जिसके ऊपर आपके बाल उगते हैं, ये स्काल्प जो होते हैं ये ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, तो इनके ऊपर का जो स्केल्स है वे उखड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते डंड्रफ होते हैं। तो सबसे पहले इसका ड्राई नहीं, आप सप्ताह में
तेल का उपयोग क्या करें, बालों की सफाई रखा करें। डस्ट पार्टिकल्स बनेंगे तो भी आपके डैंड्रफ होंगे, तो इसकी बालों की सफाई, ऑयलिंग किया कीजिए कम से कम सप्ताह में एक बार। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिन सारी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात ऑस्टियोमलेशिया। क्या ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, हड्डियां जो होती है ये कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस वाला केस इसमें देखने को मिलता है। सामान्य रूप से हड्डियां स्ट्रांग नहीं हो पाती है, क्योंकि हड्डियां का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम से निर्माण होता है। खनिज कैल्शियम को सिंथेसिस करने के लिए विटामिन कौन यूज होता है, विटामिन यूज होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी अगर बात किया जाता है तो कैल्शियम की सिंथेसिस सही ढंग से नहीं हो पाएगी, तो हड्डियां जो होगी ये हड्डियां क्या होने शुरू हो जाएगी, कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। तो चाहे रिकेट्स की बात कीजिए, चाहे ऑस्टियोमलेशिया की बात कीजिए, दोनों जो हैं बच्चों, ये दोनों किससे रिलेटेड बीमारियां हैं, ये दोनों हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हैं। इतनी चीज आपको ध्यान में रख लेनी होती है। लक्ष्मी बता तो दिया क्यों होती है बच्चे, कमी से। यहाँ डिजीज जब भी हम लोग बात करेंगे विटामिन में, तो विटामिन में बात करें कि उस विटामिन की कमी से हो रही है बच्चे, तो उस विटामिन की कमी के कारण यह रोग होना जो होता है वो शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या हैं, सोर्सेस क्या क्या हैं। तो एक सोर्स तो आप सब लोगों को पता है गुरु, सनलाइट तो आप सब लोगों को पता है। तो चलिए सबसे पहले उसी को लिख देता हूं, सनलाइट को ही लिख देता हूं, सनलाइट लिख देता हूं, सूर्य का धूप लिख देता हूं। फिश चाहिए बाबू, फिश बड़ा उपयोगी चीज है, मछली। सी फूड है, सी फूड है, समुद्री भोजन है, जैसे प्रॉन वगैरह हो गए, झींगा वगैरह हो गई, समुद्री भोजन हो गए। एग हो गया बच्चों, ठीक है, अंडे जो होते हैं, अंडे भी स्रोत है, तो एग हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, एग हो जाएगा, अंडे हो जाएंगे, मिल्क हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, दूध हो जाएगा, एटसेट्रा हो जाएगा। तो ये सारे इसके कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जिन स्रोतों को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अरे धूप तो कैटलिस्ट का काम करता है, ऐसा थोड़े है कि केवल रिकेट्स अभी बताया कि रिकेट्स बड़ों में होता है। अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो आपको बताया कि रिकेट्स जो होगा, ये रोग होगा, इसमें हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिश लिवर ऑयल एंड मिल्क, बिल्कुल। देखिए जब कहीं भी हम लोग फिश की बात करते हैं तो फिश में क्या होता है, फिश का जो लिवर वाला पार्ट है उससे ऑयल निकलता है, कार्ड लिवर ऑयल भी उसको कहा जाता है। तो इससे दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, या इसमें आपको क्या हो जाना है, पजल होने की आवश्यकता नहीं है। ऑयली सब्सटेंस के द्वारा जो होता है उसको ध्यान में आप लोगों को रख लेना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज इंग्लिश की क्लास नहीं है क्या, ये तो मुझे पता नहीं है दोस्त की इंग्लिश की क्लास है कि नहीं। मुझे ये पता है कि इंग्लिश की क्लास तो लेते हैं, अंकित सर तो लेते ही हैं, तो होनी चाहिए। बाकी एप्लीकेशन पर आप लोगों को शो हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आप लोगों को विटामिन डी क्लियर हो गया हुआ होगा, तो इस कड़ी में चलते हैं और बात करते हैं विटामिन ई की। आइए चलिए विटामिन ई पे आ जाइए आप सभी लोग, विटामिन ई पे आ जाइए। इसके कुछ निक नेम है, इसके निक नेम को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। इसके जो निक नेम्स हैं, पहले निक नेम्स की बात करता हूँ, फिर केमिकल नेम की बात करता हूँ। इसके कुछ उपनाम हैं। देखो ये विटामिन जो होता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में मदद करता है। तो इस विटामिन की कमी अगर पुरुषों में होती है तो नपुंसकता देखने को मिलती है, स्त्रियों में होती है तो बांझपन देखने को मिलता है। तो जनन प्रक्रियाओं में, संतान पैदा करने में यह विटामिन सहायक होता है। इसीलिए इस विटामिन को बच्चों हम लोग रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक उपनाम सीखिए, इसको क्या बोल दिया गया, रिप्रोडक्टिव विटामिन बोल दिया गया। आपसे पूछ लिया जाता है जनन विटामिन किसको कहा जाता है, तो रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है, जनन विटामिन कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करता है कि ये विटामिन जो होता है ये आपके चेहरे के ऊपर ग्लो बनाता है ना, चेहरों में जो चमक होती है उसको भी बनाने में यह मदद करता है। इसलिए इस विटामिन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसको, ब्यूटी विटामिन भी इसको न कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन।
ठीक है। साथ ही क्या करता है, कई किताबों में लिखा जाता है कि ये बालों को मजबूती भी प्रदान करता है। एक्चुअली क्या है कि बाल जो उगते हैं ये स्कल्प के ऊपर उगते हैं, तो स्कल्प को ये क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। इसी को बहुत सारे किताबों में लिख दिया जाता है कि बालों की मजबूती में भी ये क्या करता है, मदद करता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि विटामिन सी मिल्क के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि छोटा बच्चा दूध पीता है तो उसको और भी तो सारी चीज़ें हो जाती है, उसको डिफरेंट जो है मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल्स या इस तरह के सिरप भी तो पिलाए जाते हैं, अलग अलग तरह के इंजेक्शंस भी तो लगाए जाते हैं छोटे बच्चों को, जिसके चलते सी की डिफिशियंसी ना हो इसका अवगत करा दिया जाता है, तो वहाँ से उसको प्राप्त हो जाता है। बाकी दूध में नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, दूध में नहीं होता है विटामिन सी। हाँ बिल्कुल, ई सभी विटामिन के, मल्टीविटामिन की जो कैप्सूल्स आती है उसमें सभी विटामिन का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब इसका केमिकल नेम बात करें तो केमिकल नेम आप सब लोगों को पता है, टोकोफेरॉल हो जाता है। केमिकल नेम की बात करेंगे, रासायनिक नाम की बात करेंगे तो रासायनिक नाम बच्चों इसका टोकोफेरॉल हो जाता है। रासायनिक नाम जो है इसका टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है। चलो मुझे आप लोग बताओ खोजकर्ता कौन है इसके। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट की का तात्पर्य क्या है सुधांशु, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सभी विटामिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी विटामिन इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो बिल्कुल कहना वाजिब नहीं होगा कि यही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गठिया बाद कौन सा डिजीज होता है? देखो गठिया जो होता है इसमें क्या हो जाता है, जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली जो घुटने हैं, इस घुटनों में लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, तो उठने बैठने में दिक्कत होती है, दर्द हो जाता है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है। तो गठिया अलग चीज़ है। गठियों के अंदर क्या हो जाता है कि जो जॉइंट्स होती है उस जॉइंट्स के अंदर सिट्रिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप के द्वारा 1992 में इसकी खोज की गई थी, श्रेया तिवारी। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसके जो डिस्कवरर है, खोजकर्ता जो है, दो लोगों ने मिलकर इसको खोजा है, हर्बर्ट इवांस एंड कैथरीन बिशप, ठीक है। हर्बर्ट इवांस तथा कैथरीन बिशप 1992 में, बिल्कुल सही है, ठीक है। हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप, क्लियर है। विटामिन डिजीज भी बता दिया करो, बता तो रहा हूं कि कौन कौन सी डिजीज हो रही है, हर एक विटामिन की कमी से तो अन्नू बता ही तो रहा हूं कौन सा डिजीज हो रहा है बच्चे। सर एक डाउट है, स्किन डिजीज क्यों होता है? देखो स्किन डिजीज के पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो हमने विटामिन के भी कारण के बारे में बात किया हुआ है। स्किन से संबंधित बहुत सारी डिजीज जो होती है वो कवकों के कारण होती है, फंगस के कारण होती है, तो जब डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। रही बात कि स्किन के कलर के लिए बात कर रहे हो तो वो हार्मोन का काम हो जाएगा, मेलानिन हार्मोन पढ़ाया हुआ था आप लोगों को। किसी भी चीज के लिए एक कारण पर क्यों चले जाते हो, एक कारण पर मत जाया करो। आपके शरीर के अंदर हर एक चीज के अंतर्गत वो न्यूट्रिएंट से भी कमी से भी हो सकती है, वो हार्मोन्स की भी कमी से या एक्सेशन से हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बदलने से भी हो सकती है। तो कोई एक कारण एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, रनिंग करते समय पैरों में पेन होने लगता है, कोई विटामिन की कमी है? नहीं पप्पू कुमार जी, रनिंग के समय ऐसा ये हो जाता है कि आपके मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, और जब आपके मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, तो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके चलते क्रैम्प आ जाते हैं या दर्द होने का आभास होता है। तो वो उसका विटामिन की कमी नहीं बताता है,
वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के चलते लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि डिजीज क्या है, रोग क्या है। तो आपको बता दिया कि इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी, तो सिंपल से बात कर देता हूं, इसमें इसको लिख देता हूं लॉस ऑफ एबिलिटी टू बॉर्न अ चाइल्ड, संतान पैदा करने की क्षमता में कमी आना, डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू बॉर्न अ चाइल्ड, टू बॉर्न अ चाइल्ड, संतान पैदा करने की क्षमता में कमी, संतान पैदा करने की क्षमता में कमी, क्षमता में कमी हो गई बच्चों। अब सोर्सेस की बात करते हैं, आओ कि स्रोत क्या क्या है इसके, सोर्सेस क्या है इसके, स्रोत क्या क्या है। ठीक है भैया, हाँ, लेस फर्टिलिटी हो जाएगी, फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया विवेक राज साहब, बहुत शानदार बच्चे। ठीक है, तो दूध हो जाता है, मक्खन हो जाता है, वनस्पति घी हो जाता है, तेल हो जाता है, हरी सब्जियां हो जाती है, अंकुरित अनाज हो जाता है, ये सारे क्या है इसके सोर्सेस है बच्चों। तो सोर्सेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे बटर, मक्खन, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल हो गया, सीरियल्स हो गए, अनाज हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये सारे इसके स्रोत हैं। तो ये सारे क्या हैं बच्चों, इसके प्रमुख स्रोत हैं जिसको आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, मिस्टर एस आपका कमेंट दिख रहा है, मैंने ही बता दिया। वनस्पति घी किया है सर जी, हाँ, वनस्पति वेजिटेबल ऑयल कर लो, घी कर लो, ऑयल घी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऑयल लिख दिया या घी लिख दिया, घी लिख लो, घी के लिए घी ही लिखोगे। चलो, अब इस कड़ी में अंतिम विटामिन रह गया हुआ है जिसके विषय में हम लोग बात कर लेंगे। तो विटामिन जो हैं ये हमारे पास ओवर हो जाएंगे बच्चों। ये है विटामिन के। ठीक है, विटामिन जो है ये की, विटामिन की। ठीक है, अब विटामिन के जो हो जाता है आपको पता ही है कि इसका केमिकल नेम क्या है, फिलोक्यूलोन है, फिलोक्यूलोन है, फिलोक्यूलोन है। ठीक है, क्या नाम है, फिलोक्यूलोन। अब बात करें कि ये किस तरह का विटामिन है। प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूं, शिवम देख लो बच्चे, प्रीवियस स्लाइड ये रही हमारे पास, देख लो इसको फटाफट। ठीक है, आलमंड क्या है, आलमंड बादाम होता है, और क्या हो जाता है, खाना ना खाए और सभी न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शन के माध्यम से लगे तो क्या बताइए। हाँ भाई, जिंदा रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात वाली बात नहीं है। अब लोग स्पेस में चले जाते हैं तो स्पेस में कुछ खाते पीते थोड़े हैं, इसी तरीके से तो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि हर न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा लेनी है, आप समझ रहे हैं। तो इसके बॉडी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस पे, बॉडी के। बात जीवित रहने की है तो बिल्कुल जीवित रह सकते हैं बच्चे, लेकिन इस पे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। हर एक चीज़ का एक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक चीज़ का क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अब नेचुरल प्रोसेस को मेडिकल साइंसेज ने मान के चल लीजिए तरक्की कर ली है कि उसको आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं। अब एक बात बताइए, सबसे पहले क्लोन्ड बेबी के रूप में क्या बनाया गया, भेड़ बनाया गया, भेड़ बनाया गया, डॉली नामक भेड़ बनाई गई सबसे पहले क्लोन्ड। लेकिन उस डॉली भेड़ में आगे चलकर क्या देखा गया, बहुत सारे जेनेटिक
चेंजेस देखे गए, बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां उसके अंदर देखी गई और इंटरिम में क्या हुई, उसकी मौत हुई। इसी तरीके से जेनेटिक रूप से हमने बीटी बैंगन बनाया, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर उसका क्या होता है, इल इफेक्ट देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल हो जाता है। जी, टोटल विटामिन इतना ही है जिसको हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल, ये कम लग रहा है, इतना याद रख लोगे तो पेपर में आप समझ लो आपका प्रश्न तो नहीं छूटने वाला है। इस बात को तो मैं गारंटी देता हूं कि इतना अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो। चलो, ये कैसा है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। और देखो, बिल्कुल इसका सही आप लोगों ने उत्तर दिया है कि इसके खोजकर्ता कौन है, डैम महोदय हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका खोजकर्ता कौन है, इसके डिस्कवरर कौन है, खोजकर्ता कौन है, डैम महोदय हैं। बिल्कुल सही है, डैम नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1939 में। बहुत अच्छे। तो डैम नाम के साइंटिस्ट ने 1939 में इस विटामिन की खोज की हुई थी। ये कैसा है, ये फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल दो ही होते हैं, ठीक है। अविनाश कुमार सिंह साहब, बस ध्यान में रखिएगा, वाटर सॉल्युबल दो ही होते हैं, बी और सी, ठीक है। बुढ़ा चाचा, बी और सी ध्यान में रख लेना है कि जो होते हैं ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने हैं सारे के सारे फैट सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस विटामिन का मूल कार्य क्या है और इसके कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, ठीक है। देखो, ये विटामिन जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो अगर इस विटामिन की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ये जो लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसके लिए अगर प्रॉपर टर्म लोगे कि सर इस बीमारी को किस नाम से जानेंगे, तो इसको बोला जाता है हीमोफीलिया। क्या बोला जाता है गुरु, हीमोफीलिया इसको बोला जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना, क्या बोला जाता है इसको, हीमोफीलिया बोला जाता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब ध्यान में रखना, ये जो रोग है, इस रोग की पहली वाहक जो देखी गई, इसको सबसे पहले डायग्नोस किया गया था ब्रिटेन की महारानी के अंदर, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन की महारानी में सबसे पहले इसको देखा गया हुआ था, ठीक है। तो रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। सर, हाउ डज मेडिसिन वर्क इनसाइड आवर बॉडी। ऑब्वियस सी बात है कि मेडिसिन कोई भी जाएगी, अब टैबलेट से पहले क्या करेगा, इंजेक्शन असर करता है तो वो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जाकर घुलता है और आपकी बॉडी के अंदर रक्त में मिल जाता है, और रक्त के थ्रू वो अलग अलग सेल के अंदर जाता है और वो क्या तैयार करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। और वो एंटीबॉडी जो होते हैं वो मदद करते हैं उस रोगाणु से लड़ने में, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं इसके स्रोत की, फटाफट इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं। समय कम रह गया हुआ है तो इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। 2-3 मिनट का हमारे पास समय रह गया हुआ है तो फटाफट इसके सोर्सेज को देख लेते हैं। तो देखिए, टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, ठीक है, इस तरह के इसके स्रोत हैं। टोमेटो है, टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, दूध है, मिल्क है, ग्राम है, चना है। और नेचुरली ये कहाँ पर होता है, हमारी आंतें हैं, इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन भी स्रोत है, आपको बताया था ना, बड़ी आंत में बनता है। तो आंतें जो होती है आपकी, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, ये भी इसका स्रोत होता है, ठीक है। चलिए
सर मेरा एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। कौन सा क्वेश्चन था लक्ष्मी, फिर से पूछ लो, मैं देख रहा हूँ। बोर्ड की तरफ रहूंगा तो बच्चे कैसे देखूंगा, इतने सारे लोगों का कमेंट आता है। आप लोग बात बताओ, एक साथ हम लोग जो है इतने सारे लोग पढ़ रहे हुए हैं, ठीक है, तो कई बार कमेंट बहुत तेजी से मेरे पास आता है। फिर से पूछ लो, फिर से पूछ लो। गाजर में सबसे ज़्यादा, गाजर में हमने बात किया हुआ था ना, विटामिन ए कैरोटीन का स्रोत होता है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा है। अंकुरित गेहूं है, बिल्कुल लोकेश भाई, अंकुरित अनाज जो होते हैं वो सामान्य अनाज की अपेक्षा ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं, ठीक है। सर माफ़ करिए, ये बता दीजिए कि ऐसी बीमारी जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बना हो तो क्या मौत हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी रवि त्रिपाठी जी। हीमोग्लोबिन की कमी अगर होगी, थैलीसीमिया होती है वो बीमारी, आप देखेंगे थैलीसीमिया के अंदर ऐसा हो जाता है। हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सर, तो हीमोग्लोबिन जो हो जाता है ये जेनेटिक भी हो जाता है। HbA और HbB दो हो जाते हैं इसके अंदर जीन्स। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी रवि जी। विटामिन डी सुबह की धूप में ही क्यों होता है? सुबह की धूप में इसलिए हो जाता है कि सुबह की धूप में टेम्परेचर जो होता है कम होता है, कम धूप पहुंचती है, रेडिएशन नहीं पहुंचता है। दिन के 3 बजे जो होता है तापमान लक्ष्मी जी अधिक होता है, और उस समय ओजोन लेयर डिप्लेक्शन के चलते सूर्य से आने वाली पारा बैंगनी किरणें यूवी रेज ज़्यादा पहुंचती है। तो यूवी रेज ज़्यादा पहुंचने के चलते क्या हो जाता है कि हमारे पास स्किन डिजीज, स्किन कैंसर होने के खतरे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए, इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन बड़ी आंत नहीं समझते हो, आपके आंत में नेचुरली बनता है, विटामिन के बनता है। चलिए अब फटाफट मुझे आप लोग एक कमेंट बता दीजिए कि आप लोगों को कल से मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊं या विटामिन के क्वेश्चन पहले करना चाहेंगे? फटाफट जल्दी जल्दी मुझे इसका जवाब दीजिए। सेशन बिल्कुल खत्म होने वाला है कि कल विटामिन के क्वेश्चन आप लोग करना चाहेंगे या पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना चाहेंगे? फटाफट इसका जवाब दीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि कल हम लोग विटामिन के क्वेश्चंस करें पहले या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह सबको पढ़ने के बाद क्वेश्चन करें। तो फटाफट आप लोग बता दीजिए, पहले विटामिन के क्वेश्चन करना चाहेंगे या कार्बोहाइड्रेट चैप्टर्स और प्रोटीन और फैट इनको पहले मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, मैंने आपको बता तो दिया कि कौन सा चैप्टर होगा, अभी न्यूट्रिशन में ही हम लोग बात करेंगे। चलिए, दाद क्यों होता है? दाद फंगस के कारण होता है, ट्राइकोफाइटोन फंगस है, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कल विटामिन के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आप लोग रिवीजन करके आइएगा, कल विटामिन के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कल की एक क्लास में हम लोग विटामिन के क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग इस चैप्टर का रिवीजन करके आएंगे। बात फाइनल? चलिए, तो बात फाइनल रही, कल सभी लोग इस चैप्टर को रिवीजन करके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं मिलता हूं कल की क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखा करें और देखते रहे एग्जामपुर एप्लीकेशन क्लासेस को। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।